बैटल होता है कि हम टाइम साइकिल पे चलते चलते गिरते गिरते फिर उठते हैं और फिर नेक्स्ट डे उठने का रीज़न तभी मिलता है कि हाँ यार कल मम्मी ने डांटा है या फिर हाँ यार कल मम्मी ने अच्छा सा सुनाया है या फिर मोटिवेट किया। मेरी मम्मी का आई गेस सबसे बेस्ट पॉइंट यार ये रहता है कि तुम पढ़ ही तो रहे हो, क्या बर्बाद कर रहे हो। अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं किया। बहुत बढ़िया। सोशियोलॉजी में द थिंग इज़ कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अगर उन टर्म्स की मीनिंग्स आपको क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सोशियोलॉजी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाउ वी आर इंटरेक्टिंग इन द सोसाइटी, आपस में हमारी सोसाइटी कैसी है और हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे से कैसा है, यही दर्शाता है। 6 से 6:30 बजे के आसपास उठते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बट आप यूज्ड टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए। मैं तो ये भी करता हूँ कि अगर रात की रोटी बची है तो दूध रोटी खा लेता हूँ। न्यूज़पेपर इज़ लाइक मेडिसिन। हमें बहुत बोरिंग लगता है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बोरिंग है वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही लुकआउट करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमारा टेंशन कम ड्राइव कर रही है पर फोकस ज़्यादा कवर कर रही है। कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसके मैक्रो और माइक्रो एस्पेक्ट को आप कितना सेपरेट कर सकते हैं और उनको कितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, यही आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। एथिक्स जो होते हैं वो सोशल बिहेवियर को ही रिलेट करते हैं। तो एग्ज़ाम में आगे सोशियोलॉजी को पढ़ना, एनालाइज करना और प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल रखना सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। शुरू में यहाँ पे एडजस्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो सबके साथ लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं एंड ये छोटे छोटे रूम्स में रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ग्रेजुअली बहुत ईजी हो जाता है और सब यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली है, तो दे मेक इट बेटर फॉर यू। हर एक व्यक्ति को एक ना एक बार यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीख सकते हैं अपने देश के बारे में इस प्रिपरेशन के थ्रू, आई डोंट थिंक किसी अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम इतना सीख पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आया हूँ ORN ओल्ड राजेंद्र नगर और कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो अभी शाम की मस्ती का मज़ा ले रहे हैं। दिन भर पढ़ाई के बाद एक रिफ़्रेशमेंट का भी मौका होना चाहिए। सर, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और ऑप्शनल पेपर क्या है और कब से हैं यहाँ पे ORN में? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा से, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और हम सभी का सोशियोलॉजी है यहाँ पर। और हम सभी मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, आप सभी लोग MP से हैं? हाँ जी। हम जबलपुर से हैं, ये रीवा से हैं। तो MP ही हुआ ना, आप रीवा तो MP। देखिए, एक ग्रुप ऐसा भी मिला है जहाँ पे पिछली बार मैंने मैथमेटिक्स का दिखाया था, सारे बच्चे मैथमेटिक्स के थे और टेलीग्राम पे पीयर ग्रुप बना के वो पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी उनकी है। उसी तरह यहाँ पे आज मध्य प्रदेश के ये बच्चे हैं, सोशियोलॉजी, सभी की सोशियोलॉजी क्यों लिया आप लोगों ने, बताइए? क्योंकि हम इतने सोशल डायनामिक्स में रह रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है हमारे लिए अच्छा, इस पेपर को क्रॉस करने के लिए। टफ नहीं है, अगर ऐसा सोचे तो सभी स्टूडेंट इसी मतलब इंटरेस्ट पे होना चाहिए। कुछ ऐसा साइकोलॉजी अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होता है। हाँ। इसमें क्या सोशियोलॉजी में बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको, जो कि आपकी इंटरेस्ट को बढ़ाता है और आप इसकी ओर खींची जाती है एज ए सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, हम डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारी सोसाइटी को। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे सोशियोलॉजी, वैसे तो सोशियोलॉजी का ओरिजिन अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल चीज़ रही है। तो सोशियोलॉजी का ओरिजिन और किस तरीके से सोसाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम पढ़ सकते हैं, और स्पेशली जो अलग अलग थिंकर्स ने कहा है, मार्क्सिस्ट थिंकर्स हो गए और वेबेरियन थिंकर्स हो गए, तो उनकी आइडियोलॉजीज़ पढ़ना, उनकी जो अलग अलग सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखना, उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को। बहुत बढ़िया। अभी तक कोई अटेम्प्ट आप लोग की हुई है? नहीं, अभी ये हमारा फर्स्ट ईयर है ऑफ प्रिपरेशन। अभी तो इस बार आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जिसको भी देखूंगा सब उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ पे इतने सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे जो चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, मुझे हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी बहुत आसानी से। और ये चीज़ जो हम अपने घर पे रह के अपने लोकल लेवल पे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, उतनी आसानी। मैम, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट रखी थी? मेरा BA प्रोग्राम था और मेरा जो हायर सेकेंडरी क्लासेस रही हैं वो भी ह्यूमैनिटीज़ से ही हुई हैं। मैम, आप बहुत यंग लग रही हैं, मतलब उम्र कम है, आप लग रहा है जैसा मुझे, हो सकता है मैं गलत, मतलब आपकी उम्र कम लग रही है ये मैम भी। तो ग्रेजुएशन कब किया आपने? लास्ट अगस्त ख़त्म हुआ। मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही ये यहाँ चली आती हैं, तो आपको क्यों यूपीएससी क्यों करना है? मतलब ऐसा क्या था, मतलब घर से प्रेशर है या फिर अंदर से ही आपको लग रहा है कि नहीं यूपीएससी करना चाहिए? एज अ विल भी है ब्यूरोक्रेट का, और आई गेस वी कैन मेक सम डिफरेंस। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को एक ना एक बार यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीख सकते हैं अपने देश के बारे में इस प्रिपरेशन के थ्रू, आई डोंट थिंक किसी अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम इतना सीख पाते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है,
यूपीएससी आपको इस लायक बना देता है कि आप हर एक चीज़ जानने लगते हैं, यानी इसमें तो ऐसी सिलेबस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। ब्यूरोक्रेट आपको बाद में बनाता है, पहले एक अच्छा इंसान बनाता है और एक सिटीजन बनाता है भारत का। बिल्कुल। अगर हम सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी बताएं, स्ट्रेटजी अगर जानने की कोशिश की प्रिपरेशन शुरुआती बेस से कैसे शुरुआत करें, क्या पढ़ें, मटेरियल कहाँ से आए, किस तरह से आपकी प्लानिंग हो स्ट्रेटजी हो कि आप सोशियोलॉजी को इतना मजबूत बना लें अपनी प्रिपरेशन में कि अच्छे मार्क्स ऑप्शनल में आपके आए, इसके बारे में आप बताइए। सोशियोलॉजी के लिए तो स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले आप अपना बेस बनाने की कोशिश करें। कैसे बेस बनाएंगे? NCERT सबसे पहले तो 11th-12th की NCERT से इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी आप वो पढ़ने की कोशिश करें। उससे ये है कि बहुत जो सोशियोलॉजी में द थिंग इज़ के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अगर उन टर्म्स की मीनिंग्स आपको क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप सोशियोलॉजी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, टर्म्स और उसके बाद जो थिंकर्स के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स थे, स्पेशली हमारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स रहे हैं और अलग अलग थिंकर्स रहे हैं, तो आप बेस बनाइए, NCERTs पढ़िए। उसके बाद फिर आप और दूसरी बेसिक बुक्स पे चलिए। उन बेसिक बुक्स पे फिर आप स्टिक। बेसिक्स बुक्स कहे तो कौन सी बुक? हरलम्बस रिट्जर हो सकती है, या फिर और ज़्यादा अगर आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ना है तो IAS नितिन सांगवान की बुक है, हाँ, वो एसेंशियल सोशियोलॉजी, वो पढ़ सकते हैं आप। बाकी आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग करते रहिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। इग्नू से भी कुछ मटेरियल आप छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ कुछ टॉपिक्स आप उसके स्टडी मटेरियल से ले सकते हैं। रिट्जर और हॉर्लम्बस का भी सेम है। हाँ, कुछ टॉपिक्स, पूरी बुक नहीं। मैम सोशियोलॉजी के लिए क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है या फिर आप कर सकते हैं खुद से सेल्फ? आई थिंक इफ़ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट बैकग्राउंड तो फिर कोचिंग एक बहुत अच्छा गाइडेंस है। अदरवाइज़ पहले आप अपना बेस बनाएंगे तभी कोचिंग विल हेल्प यू। बिल्कुल। सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल स्टैटिक पार्ट की बात करें, उसको हम करंट अफेयर्स से कुछ होता है क्या? कुछ ऐसे करंट अफेयर्स सोशियोलॉजी से आते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता। जैसे हिस्ट्री के लिए कोई करंट अफेयर्स नहीं है, तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होता है क्या? स्टैटिक से हम करंट अफेयर्स को राइट्स विच इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। अगर देखा जाए तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सोसाइटी की कोई भी चीज़ में आप अगर कोई चले जाएँ तो इफ़ यू चूज़ एनी टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा एक एग्ज़ाम होता है एथिक्स का। एथिक्स जो होते हैं वो सोशल बिहेवियर को ही रिलेट करते हैं। तो एग्ज़ाम में आ गए सोशियोलॉजी को पढ़ना, एनालाइज करना और प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल रखना, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो बस स्टडी मटेरियल और आई मीन प्रैक्टिस गोज़ अलॉन्ग विद इट। सोशियोलॉजी का बेस्ट पार्ट क्या है जो आपको और भी इंटरेस्ट बढ़ाता है उसमें? हाउ वी आर इंटरेक्टिंग इन द सोसाइटी, आपस में। ये एक तरीके का अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी कैसी है और हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे से कैसा है, यही दर्शाता है। डेली रूटीन तो ये है कि हम लगभग 6 AM के आसपास उठने की कोशिश, हाँ, 6 से 6:30 बजे के आसपास उठते हैं। उठने का तो दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बट आप यूज्ड टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए, आप यूज्ड टू हो जाते हो। फिर हमारा तो ये है कि अगर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस कर ली, बाकी मैं मेडिटेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। आप ब्रेकफास्ट करके फिर आप बनाइए। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? खुद से बनाते हैं या फिर बाहर से मंगवाते हैं? ब्रेकफास्ट तो हम अभी खुद ही बनाते हैं, तो हमारे लिए अंडे ब्रेड हो गए, चाय हो गई, या दूध। डेली अंडे ब्रेड खाते हैं या फिर कुछ अलग होता है? कुछ किसी दिन मन कर गया तो मैगी भी खा लेते हैं। और रेडी जो जल्दी बन जाए वो चीज़ करते हैं। हाँ, नहीं तो हम तो ये भी करते नहीं तो दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी तो लेते होंगे आप लोग? हाँ, मैं तो ये भी करता हूँ कि अगर रात की रोटी बची है तो दूध रोटी खा लेता हूँ। आप लोग सारे MP से हैं, तो क्या कुछ इस तरह का आपने कोई नेटवर्क बनाया बिटवीन ऑल ऑफ यू कि हम स्ट्रेटेजी पे बात कर सकें, किसी डॉट पे बात कर सकते हैं? कुछ ऐसा किया है क्या आप लोगों ने? नहीं, डेफिनेटली अगर साथ में रहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी डिस्कशन वगैरह, कोई भी टॉपिक डिस्कशन, ये तो होता ही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि MP से है तो नेटवर्क बनाया है। अच्छा, आप लोग सारे PG में हैं? एक ही PG में है क्या? हम दोनों फ्लैट में हैं, ये लोग PG में हैं। आप लोग सारे वारन में हैं? हाँ जी। तो ये जो इस बार 2024 का प्लान है आपका, राइट? तो ये तो बात हुई आपके ऑप्शनल की। GS को कैसे देख रही हैं आप? GS के लिए क्या कर रही है? GS पहले तो मैं NCERT मैंने पूरी कवर करी है, उसके बाद मैं कोचिंग कर रही हूँ। तो अभी मेरी कोचिंग चल रही है, तो उस हिसाब से ही प्लानिंग है कि जैसे जैसे अभी तो टाइम है काफ़ी, है ना? हाँ जी, अभी टाइम है, अभी टाइम है। अभी टाइम। लैंग्वेज क्या है आप लोग सर? हिंदी है या इंग्लिश? इंग्लिश। सारे इंग्लिश आप भी हैं? इंग्लिश के।
करंट अफेयर्स जो होता है उसके लिए क्या करते हैं, या आप मैगजीन देखती हैं द हिंदू, या किस तरह से करती हैं आप लोग? न्यूज़पेपर विदाउट एनी ब्रेक हर रोज़, एंड हमें कोचिंग मटेरियल मिलता है मैगजीन, तो विच ऑल्सो समराइजेज द इंटायर मंथ। तो और अगर अपने तरफ से इंटरनेट का यूज़ करके कुछ एडिशन करना है तो वो कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, न्यूज़पेपर विदाउट एनी न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर द हिंदू यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर इफ़ यू आर इन द इनिशियल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन तो दोनों पढ़ो। अगर आपने अभी ऐसा तो नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि शुरू में ऐसा करना पड़ेगा आपको कि आप दोनों पेपर 1.5 आवर के बीच में निपटा लो। अगर आपके पास ये आपके पास पावर आ जाती है, नॉट पावर बट आदत हो गई अगर ऐसी, देन इट वुड बी वेरी ग्रेट एक्चुअली। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड न्यूज़पेपर? उसमें होता है ना, कीवर्ड्स भी देखना पड़ता है आपको, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना और अच्छे तरीके से समझना, ये दो अलग चीज़ें, इसको कैसे देखती हैं आप? न्यूज़पेपर इज़ लाइक मेडिसिन। हमें बहुत बोरिंग लगता है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बोरिंग है वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही लुक आउट करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमारा टेंशन कम ड्राइव कर रही है पर फोकस ज़्यादा कवर कर रही है, जिसका इकोनॉमिकल और मतलब हाँ जिसका फाइनेंशियल बेनिफिट है और कंट्री पे इम्पैक्ट है, नॉट पॉलिटिकल, उन चीज़ों को हम कवर करते हैं। मेंस का मेन पार्ट होता है आपकी एनालिसिस पे, आपका हाउ गुड यू आर इन एनालाइजिंग इन बिटवीन सब्जेक्ट्स, और एक चैप्टर में, एक बुक में एक ही चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और आपका इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर से आप यही सीखते हैं कि कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसके मैक्रो और माइक्रो एस्पेक्ट को आप कितना सेपरेट कर सकते हैं और उनको कितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, यही आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम क्लास में मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमी के जो टर्म्स और सारे टॉपिक्स हमारे हो गए या टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, जब वो हम न्यूज़पेपर में उनको दोबारा देखते हैं और उनका रियल टाइम में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपको अपने क्लास की प्रिपरेशन और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को मिला के चलना पड़ेगा, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, तो बोरियत नहीं लगेगी आपको। आप लोग यहाँ पे हैं दिल्ली में, और मम्मी पापा लोगों की जो है एक एक्सपेक्टेशन सेट है, तो इसका क्या प्रेशर रहता है आप लोग पे कि यार यहाँ आए तो करना ही है, या फिर कुछ इसके बारे में बताइए। ये बहुत फ्रूटफुल है। आई मीन मैम कम बोलती हैं लेकिन मतलब का चीज़ बता रही है। टच वुड, ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो। ये बहुत अच्छी बात है ये, हाँ। क्योंकि ऐसा होता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन जितना बूस्ट करते हैं, अगर हमारा पूरा दिन ऐसा जाता है कि यार ठीक से पढ़ाई नहीं करी, वो पूरा दिन एक बैटल होता है कि हम टाइम साइकिल पे चलते चलते गिरते गिरते फिर उठते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उठने का रीज़न तभी मिलता है कि हाँ यार कल मम्मी ने डांटा है, या फिर हाँ यार कल मम्मी ने अच्छा सा सुनाया है, या फिर मोटिवेट किया है, कुछ भी। और मेरी मम्मी का आई गेस सबसे बेस्ट पॉइंट यार ये रहता है कि तुम पढ़ ही तो रहे हो, क्या बर्बाद कर रहे हो, अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं किया। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात। मैं खुद आपकी बात से मोटिवेट हो गया मैं भी। तो मतलब ठीक है, प्रेशर में ही काम होता है, और मेरी दुआ आप सभी के लिए है, और 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ, पता चल जाता है कौन बच्चे कितनी पानी में है। आप लोग में बहुत पोटेंशियल है, और थॉट प्रोसेस आप लोग का अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू।